हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मैं लेके आया हूं फिजिक्स के लेक्चर्स एट learnohub.com, जहां आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स बिल्कुल फ्री। तो बहुत बेसब्री से इंतजार था फिजिक्स के वीडियोस का, क्योंकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो आप पढ़ ही रहे हैं। अभी आपके लिए जो बाकी था वो है फिजिक्स। अब मैं वो भी लेके आ गया हूं। तो पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, राइट। इस वीडियो में हम देखेंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट, एड ऑन्स, जो भी कॉन्सेप्ट्स इसमें ज़रूरत पड़ेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले अगर आपने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, तो वो भी ज़रूर देख लें। ऐसा नहीं है कि वन शॉट वीडियो में जो कवर्ड है वो हम यहाँ कवर नहीं करेंगे, हम उसे भी कवर करेंगे। साथ ही साथ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको हम कवर करेंगे। ओके, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th का दूसरा चैप्टर हमें पता था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हर साल एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नीट जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स भी रैंक आपको बहुत ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इसलिए इसको भी हम लेस इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे, इंपॉर्टेंट समझ के ही आगे बढ़ेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसमें जो जो टॉपिक कवर करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट होगा डायमेंशनल एनालिसिस, एरर एनालिसिस, क्योंकि इन दोनों टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पिछले कई सालों में पूछे गए हैं। तो हम साथ पहले कॉन्सेप्ट्स ऐड ऑन करेंगे, फिर इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान होने वाला है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिजिक्स तो हम इजीली पार करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टॉपिक्स अगर देख लेते हैं हम एक बार कि कौन कौन से टॉपिक्स इस कॉन्सेप्ट एड ऑन में हम कवर करने वाले हैं। तो पहला आ जाता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट्स हम करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में आप पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में उसको हम चेक कर लेंगे। सॉलिड एंगल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सॉलिड एंगल भी हम कवर करेंगे इनके, और लेंथ, मास, टाइम, डायमेंशनल एनालिसिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस चैप्टर का। अगर रीढ़ की हड्डी हम बोले यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो वो है डायमेंशनल एनालिसिस, क्योंकि इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी है इसमें से, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, right? Then we will study about error analysis, percentage error, absolute error, relative error। ये सारे errors हम इसमें देखेंगे, उससे जुड़े questions को solve करेंगे। ओके, तो टॉपिक्स कई सारे हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही आसान होने वाला है, फिजिक्स में मजा आने वाला है आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अगर इसका डेफिनेशन हम देखते हैं तो द फिजिकल क्वांटिटीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर विच कैन बी मेजर्ड और क्वांटिफाइड। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। होता क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होती है, लेंथ उसकी कितनी है, मास उसकी कितनी है। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मेरे पास ये वाटर बॉटल है। ओके, तो ये बॉटल मेरे पास है, इसके फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, चलो इसकी हाइट कितनी है, अगर हम मेजर करता हूं, चलो इसकी हाइट हो गई अप्रोक्स 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, यानी कि लेंथ है। ओके, इसकी ब्रेथ कितनी है, राइट। और लाइक इफ दिस इज यू आर कंसिडरिंग इट इज एज अ सिलेंडर जैसे मानते, तो इसकी एक डायमीटर है, तो ये डायमीटर कितनी होगी, तो किस में मेजर करते हैं डायमीटर। चलो भाई, अगर इसकी डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो वो भी लेंथ हो गई, फाइन, 5 सेंटीमीटर। अभी इसमें कितना पानी अट सकता है, दैट इज द वॉल्यूम। ओके, तो इसकी वॉल्यूम कितनी हो गई, इसकी वॉल्यूम हो गई सपोज 1 लीटर इसकी वॉल्यूम है। तो ये सारे एक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मैटर की फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, जैसे कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, हाइट कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, दीज आर ऑल दी फिजिकल क्वांटिटीज।
ओके, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मेरी हाइट, अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो सपोज इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 फीट। तो 6 फीट यानी कि लेंथ मेरी वेट 67 kg। तो वेट मास, ओके, हालांकि वेट और मास में थोड़ा सा अंतर है, वो हम बाद में समझेंगे, जस्ट फॉर लाइक फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ओके, तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर कर सकते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, लेंथ मास टाइम तो हो गई, साथ ही साथ वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, बहुत सारे चीज ऐसे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को जब भी मेजर किया जाता है तो हम लिखते हैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसे लिखते हैं n। इसके साथ कंपेयर करने के लिए एक यूज करते हैं यूनिट्स। क्लास 9 से हम पढ़ते आ रहे हैं यूनिट्स क्या होती है, राइट? तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो क्या दो चीजें होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स। यूनिट से हम कंपेयर करते। अगर आपकी हाइट, आपने कहा कि मैं क्लास में लंबा हूं, ओके, तो किससे लंबे हो? किसी के कंपैरिजन में होंगे ऑब्वियसली, कि मैं अपने क्लास में बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में मैं ज्यादा हाइट का हूं। ओके, तो ये हो गई कंपैरिजन। वैसे ही लेंथ अगर आप निकालते, तो सपोज एक स्केल की मैं लेंथ बात करता हूं तो वो है 15 सेंटीमीटर। तो 15 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। कंपेयर करने के लिए क्या यूज किए हम, सेंटीमीटर। ओके, तो वैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, इनको मिला के हम मेजर कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, देखते हैं यूनिट्स के बारे में, पढ़ते हैं यूनिट्स के बारे में, राइट? आपने ऑलरेडी यूनिट्स के बारे में पढ़ चुका है। यूनिट्स क्या है कि जो भी मेजरमेंट को जो डिफाइन कर रही है वो है यूनिट। सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं। तो एक्चुअली एक बार डेफिनेशन इसका पढ़ते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक arbitrarily chosen internationally accepted reference standard called unit। तो ये जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके हेल्प से जो एक्चुअली मेजरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं यूनिट्स। फॉर एग्जांपल मास की यूनिट केजी, ग्राम, लाइक लेंथ की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर। सो ये सारे यूनिट्स है जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू को डिफाइन कर रही है, जो एक फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को डिफाइन कर रही है, इसे कहते हैं यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे आते कि कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जैसे कि सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। मींस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यानी इसमें लेंथ की जो यूनिट है उसे सेंटीमीटर में लिखा जाएगा, मास की जो यूनिट है उसे ग्राम में लिखा जाएगा, और टाइम की जो यूनिट है उसे सेकेंड में लिखा जाएगा। वैसे ही है फुट, पाउंड एंड सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देन कम्स MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड फाइनली द SI यूनिट्स। तो ये जो SI यूनिट्स है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, ये क्या होती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी के अगर यूनिट्स SI यूनिट में है तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। मींस ऑल ओवर वर्ल्ड उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद जो जिस यूनिट में लिखा जाएगा वो होगी SI यूनिट। ओके, सो ये थे 4 सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि चारों ही सिस्टम में टाइम की जो यूनिट है वो हमेशा सेकेंड है। ओके, और क्या कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। सो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी? पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हम किसे कहते हैं? तो वो फिजिकल क्वांटिटी which cannot be defined in terms of any other quantity, जो कि इंडिपेंडेंट है किसी भी क्वांटिटी से, उसे हम सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं। Those are called the physical quantity। जैसे एक एनालॉजी अगर लेते हैं, जैसे अपने क्लास 1 में आपने ABCD पढ़ी थी अल्फाबेट्स, फिर आपने उससे वर्ड बनाया, राइट? A फॉर एप्पल लिखा। तो ये जो A है इसे हम सेपरेट लिख सकते हैं, राइट? बट एप्पल लिखने के लिए हमें एक A की जरूरत पड़ती है, एक P की जरूरत पड़ती है। तो ये जो A B C D ये सब हम एनालॉगस कर सकते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये जो वर्ड्स है, जो सेंटेंसेस जो बना रहे, उसी लेटर्स, उसी अल्फाबेट्स को यूज करके उसे हम एनालॉगस कर सकते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी से। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का भी मतलब इससे हम समझ सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जिससे फंडामेंटल क्वांटिटीज से
डिफाइन किया जा सकता है, उसे कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज इसके बाद हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स होती है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स। ओके, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, जो 7 क्वांटिटीज की मैं बात कर रहा था वो ये है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या क्या है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इसे भी एक बार हम देख लेंगे, ऑब्वियसली देखेंगे। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, सिंबल स्मॉल एम से लिखते हैं। मास की किलोग्राम, केजी से लिखते हैं। टाइम की सेकेंड हमें पता था। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, राइट। टेम्परेचर केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसे हम लिखते हैं सीडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसे हम लिखते हैं मोल, MOL। ओके, तो ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, इससे सारे के सारे क्वांटिटीज जो भी अदर क्वांटिटीज है वो बन सकते हैं, जैसे ही मैंने अल्फाबेट्स वाला एग्जांपल दिया था। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कि सर स्पीड या फिर वेलोसिटी कैसे बनेगी इन 7 को यूज करके। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ में है। टाइम क्या है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट मीटर में हो जाएगी। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड में हो जाएगी। तो वेलोसिटी की यूनिट तो हम लिखते ही है मीटर पर सेकेंड, राइट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मीटर बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम एक्चुअली मीटर बाय सेकेंड और मीटर पर सेकेंड लिखते। तो हो गया एक डिराइव। ऐसे ही सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज हम इससे डिराइव कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम, उसकी यूनिट होती है रेडियन, सिंबल होता RAD। ओके, सिंपल है कि एंगल कैसे मेजर करेंगे, कि 2 लाइन के बीच का एंगल कैसे मेजर करेंगे, रेडियन लिखते हैं। तो रेडियन भी लिखते हैं, डिग्री भी लिखते हैं। तो जैसे टाइम में हम सेकेंड भी लिखते हैं, मिनट भी लिखते हैं, वैसे यहाँ पे डिग्री भी लिखते हैं, रेडियन भी लिखते हैं। हालांकि डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री चेंज करने का एक फॉर्मूला होता है, एक मेथड है, वो आप पढ़ ही चुके हैं, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। सॉलिड एंगल ना, सॉलिड एंगल क्या होती है, ये तो चलो 2 लाइन के बीच का एंगल हो गया। सॉलिड एंगल क्या होगा, इसे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, तो अब तक के लिए बस इतना समझ लो कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, जिससे सारे के सारे अदर क्वांटिटीज को हम बना सकते हैं। ओके, या फिर डिफाइन कर सकते हैं। तो आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, हमने पढ़ लिया। अभी आते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज पे। जैसे कि मैं कह रहा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से जो अदर क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, उस अदर क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक बार डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं। ओके, द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ fundamental quantities are called the derived quantities. Okay, and the units of these physical quantities or these quantities are called the derived units. Fine. तो derived units क्या होती है, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हो सकती है। एक बार देख लेते, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेता हूं एक्सीलरेशन, राइट। एक्सीलरेशन को कैसे लिखते हैं, ए से। ओके, एक्सीलरेशन की यूनिट हम निकालने वाले हैं। क्या हो गया एक्सीलरेशन की, पहले तो एक्सीलरेशन क्या होती है कि चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी v बाय t, सिंपल ये होती है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, नीचे t। ओके, क्या हो जाएगा d बाय टी स्क्वायर। अभी यूनिट्स बिठा दो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, टाइम की, सॉरी ये तो स्क्वायर होने वाली है, टाइम की यूनिट क्या है सेकेंड, उस पे स्क्वायर तो सेकेंड पे स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट मिल गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं मीटर सेकेंड टू द पावर -2। आगे एक्सीलरेशन की यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी यूज हुई, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन से यूज हुए, तो लेंथ की यूनिट यूज हुई, टाइम की यूनिट हुई यूज हुई, बाकी
सिर्फ लेंथ और टाइम से हमने निकाल लिया एक्सीलरेशन। तो अभी हम सीधा कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन की यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही अगर फोर्स को हम डिफाइन करते हैं, फोर्स इक्वल्स टू ma होती है फोर्स, मास, ये m क्या है, ये मास है, ओके। मास की यूनिट हो गई kg, ओके। एक्सीलरेशन की यूनिट अभी अभी निकाला सर, क्या पूछ रहे हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या मीटर सेकेंड टू द पावर -2। तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इतने बड़े यूनिट को अगर छोटे में कर देते हैं हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसीलिए इसे एक नाम दे दिया गया। अब नाम उसी पे ना क्यों दिया जाए जिन्होंने फोर्स को पहली बार डिफाइन किया था, तो इसीलिए हम फोर्स को कहते हैं न्यूटन। एक्चुअली न्यूटन होता क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। नाउ ये m दूसरा है, इसको आप m1 मान लो, या फिर ये मास, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये मास है, कैपिटल M मैं लिख देता हूं, और ये यूनिट है मीटर में, ओके। तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफाइन हो गया कौन कौन से क्वांटिटीज से, ना तो सर सारे फिजिकल क्वांटिटीज ही यूज हुए हैं इसमें, और कुछ क्वांटिटीज हम यूज नहीं किए, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज, और इनके यूनिट्स को कहते हैं डिराइव यूनिट्स, ओके। नाउ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये सब तो हमें पता है, क्यों पढ़ा रहे हो फिर से, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस जब पढ़ेंगे तो ये सब हमें काम आएगा, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉलिड एंगल। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़े थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल को समझ लेते हैं क्या होती है। प्लेन एंगल बहुत ईजी है, दो लाइन या फिर दो प्लेन के बीच में जो एंगल बन रही है उसे हम कहते हैं प्लेन एंगल, सिंपल। सॉलिड एंगल की बात करें, अगर आपके पास एक स्फेयर है, ओके, तो स्फेयर से अगर मैं एक टुकड़ा निकालता हूं, एक एरिया को उसके सरकमफेरेंस में मैंने काटा, ओके, और कुछ इस तरह से, और मैं एक टुकड़ा निकालता हूं, तो एक कोन जैसा मुझे आएगा, राइट। सिंपल एग्जांपल, अगर आप फलों की दुकान में जाओ, जब आप तरबूज खरीदने जाते हो, तो वो दुकान वाले क्या करते हैं, वो तरबूज का एक टुकड़ा काट के रखते हैं ऐसे, जस्ट फॉर अ सैंपल, राइट, कि तरबूज कितना मीठा है, उसका रंग कैसा होगा अंदर में, इसके लिए। तो वो जब वो टुकड़ा निकालते वो कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का पिरामिड जैसा दिखता है ना, ये बीज होते हैं, काफी अच्छी ड्राइंग है। तो ये जो पिरामिड जैसी शेप है, ये कुछ एंगल बना रही है, और यहां पे एक प्लेन तो नहीं है, एक प्लेन इसका है, एक प्लेन इसका है, एक प्लेन उसके दूसरे साइड का है, तो इनके बीच में जो एक एंगल बन रही है उसे हम कहते हैं सॉलिड एंगल, ओके। सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं हम किस में, तो उसकी यूनिट होती है, हम लिखते हैं ओमेगा, ओके। ओमेगा इक्वल्स टू s बाय आर स्क्वायर। तो ये s क्या हो गई, तो ये s हो गई ये सरफेस एरिया, ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं, यही है s, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय द रेडियस स्क्वायर, ओके। सिंपल ज्योमेट्री यूज है और कुछ नहीं। तो ये ओमेगा जो हो गई वो क्या होती है, सॉलिड एंगल, ओके। तो जनरली सॉलिड एंगल काफी छोटा होता है, तो हम जब भी सॉलिड एंगल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे डी ओमेगा, लाइक दैट, राइट। स्मॉल चेंज इन ओमेगा इज इक्वल्स टू डी एस, स्मॉल चेंज इन एरिया, बाय आर स्क्वायर, ओके। तो ये सॉलिड एंगल हो गया, सिंपल समझ में आया क्या होती है सॉलिड एंगल। कभी भी सॉलिड एंगल पे कंफ्यूजन आए, तरबूज वाला एग्जांपल उठा लेना। एक और एग्जांपल दे ही देता हूं आपको, ये बर्थडे केक हो गया, राइट, कैंडल्स लगी है, जो भी है, ओके। इससे आपको एक टुकड़ा खाना है, कैसे निकलता है टुकड़ा बर्थडे केक का, कुछ इस टाइप का, है ना। फिर देखो ये एक एंगल बना यहां पे, क्या हो गया ये एंगल, सॉलिड एंगल, ओके। सिंपल एग्जांपल, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, राइट। एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या है इसमें। लेंथ मतलब लेंथ की ऐसा यूनिट हो गई
मीटर। ओके, जनरली हम लेंथ को कैसे मेजर करते हैं? मीटर स्केल से मेजर करते हैं, मीटर टेप से मेजर करते हैं, राइट। कपड़े वगैरह खरीदने जाते हो तो उनके पास एक आयरन का रॉड होता है, उनसे मेजर कर लेते हैं। अब कार बाइक चलाते हो उसमें कैसे मेजर करते हैं कि कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया? तो उसमें होती है एक ओडोमीटर, राइट। तो ओडोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं। जनरली हम जो मीटर स्केल्स यूज करते हैं उनकी रेंज क्या होती है? तो उनकी रेंज होती है 10⁻³ से 10⁻2 तक मेजर कर सकते हैं। 10⁻2 क्या? मीटर तक मेजर करते हैं। ओके, नाउ लॉन्ग डिस्टेंसेस यानी कि इतना लॉन्ग जो कि आप एक मेजरिंग टेप या फिर इवन नॉट अ ओडोमीटर भी आप यूज नहीं कर सकते। कौन से डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं? तो फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू जुपिटर टू सैटर्न, ये कैसे मेजर करेंगे हम? तो इसके लिए सिंपल मेथड, इतना भी सिंपल नहीं है बट मेथड का नाम है पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड के डिटेल्स आपको वन शॉट वीडियो में मिल जाएंगे। यहां हम पैरालैक्स मेथड को बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। नाउ मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल साइज, तो स्मॉल डिस्टेंस तो हम वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज से भी मेजर कर लेते हैं। ओके, तो वर्नियर कैलिपर की भी अगर वीसी यानी वर्नियर कैलिपर, इसकी लीस्ट काउंट की बात करें तो ये है 0.1 मिलीमीटर, जो कि है कितनी ऑर्डर का? 10⁻⁻4 मीटर के ऑर्डर तक ही मेजर कर सकते हैं। उससे कम हुआ तो नहीं मेजर कर पाएंगे। वर्नियर कैलिपर्स वहां पे उसकी खत्म हो गई, लाइक उसकी यूज खत्म हो जाती है। फिर आते हैं स्क्रू गेज क्या होती है? इसकी लीस्ट काउंट दिस विल बी मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ओके, अगर इसकी बात करते हैं तो किस ऑर्डर में आ रही है? 10⁻⁻5 मीटर के ऑर्डर में, मीन्स 10⁻⁻5 से कुछ कम हुआ तो उसे हम स्क्रू गेज से भी मेजर नहीं कर सकते। ओके, नाउ अगर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करें, जैसे कि एटॉमिक के अंदर, राइट, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो होती है या फिर इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एनर्जी स्टेट्स होगी, तो दो एनर्जी स्टेट्स के बीच का डिस्टेंस, राइट, दो इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, ये तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इसे कैसे मेजर करेंगे? बाय टनल माइक्रोस्कोपी और बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इनकी रेंज क्या होगी? 10 जो स्मॉल साइज की मैं बात करूं 10⁻⁸ टू 10⁻⁻10 मीटर, लाइक दैट। ओके, तो ये बात क्या लिया हमने लेंथ के बारे में। मास के बारे में देख लेते हैं। अगला मास की अगर हम देख लेते हैं तो रेंज कितनी है ओवरऑल, हम अगर पूरे यूनिवर्स की बात करें तो पूरे यूनिवर्स के मास के रेंज आ जाते हैं 10⁻⁻30 kg टू 10⁻55 kg। मीन्स इसमें प्लैनेट्स के भी मास इंक्लूडेड है, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट देखते हैं उनके भी मास इंक्लूडेड है। ऑब्वियसली एक रेंज है, मास इतने रेंज की अभी तक हमने अभी तक हमने डिस्कवर किया है या फिर अभी तक हमने खोजा है। ओके, नाउ 10⁻⁻30 नॉर्मल मासेस जो है जैसे कि 60 kg, 100 kg, 200 kg, तो वेइंग मशीन से, वेट मशीन से हम मेजर कर लेते हैं, राइट। अभी प्लैनेट्स की मासेस कितनी है, राइट? सो लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स, लाइक दैट, उनको कैसे हम मेजर करते हैं? तो उनको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल मेथड। तो ग्रेविटेशनल मेथड कैसे हो जाता है? हमें पता है ग्रेविटेशनल मेथड क्या है। जब भी टू प्लैनेट्स और टू लाइक ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा। ओके, तो उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, नोन मास से अननोन मास को कंपेयर कर देंगे, हमें मास मिल जाएगा। क्या होती है फॉर्मूला, राइट? फॉर्मूला या फिर फोर्स की इक्वेशन जो होती है कैपिटल G, m1 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू m2 मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एक्चुअली, तो r²। अगर हमें G पता है क्योंकि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, फोर्स पता कर लिया, सपोज हमें m2 कितनी मास है ये निकालनी है, तो अगर हमें m1 पता है, रेडियस यानी नॉट रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2 ये पता है, तो ये निकल ही जाएगा। अगर बाकी चारों पता है तो पांचवा निकल जाएगा, राइट? तो ऐसे ही हम ग्रेविटेशनल मेथड यूज करते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस, जैसे कि माइनस की बात कर रहा हूं मैं, 10⁻⁻30 kg, इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होगी, प्रोटॉन की मास कितनी होती है, ये कैसे हम मेजर करेंगे? तो
masses of atomic subatomic particle we use mass spectrograph. ओके, मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होती है इसको हम अभी डिटेल्स में डिस्कस नहीं करते क्योंकि ये उस पॉइंट ऑफ व्यू यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू टाइम. टाइम पे जाते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम या फिर टाइम क्या होती है. टाइम की एसआई यूनिट हमने क्या पढ़ा था, वो है सेकेंड. सिर्फ एसआई यूनिट ही नहीं, चाहे वो सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस में भी आप देख लो तो वो सेकंड में ही उसे मेजर करते हैं, राइट. तो द सेकंड, ये एक सेकंड होता क्या है इसको एक बार देख लेंगे, राइट. तो पहले तो सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ टाइम ऑफ मेजरिंग द टाइम. नाउ कमिंग टू एक सेकंड होता क्या है, व्हाट इज दिस 1 सेकंड. 1 second means the time that elapses during 9192631770 vibrations of radiation which is produced by the transition between two levels of the cesium-133 atom. सर इतनी डेफिनेशन बढ़ा दिए, एक्सप्लेन भी कर दीजिए. कर देते हैं. तो सीजियम जो एटम है, जो cesium-133 एटम है, उसके पास होते 55 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो जो लास्ट ऑर्बिट में है 55th इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में है, वो क्या करती है जब एक्साइटेशन स्टेट होता है वो करने लगती है वाइब्रेट. ओके, तो एक सेकेंड को हम वो बोलते हैं कि उस दो ट्रांजिशन लेवल्स या फिर दो वाइब्रेशन हो रही है तो ऑब्वियसली ऊपर नीचे मूव हो रही है, एक पार्टिकल है, अगर ये वाइब्रेशन हो रही है तो एक ऊपर एक जा रही है, नीचे एक जा रही है. तो इस दो स्टेट के बीच में वो इतनी बार वाइब्रेशन कर रही है. तो जब इतनी बार वाइब्रेशन कर रही है उसे हम कह दे रहे हैं 1 सेकेंड. इसलिए कहा गया कि दो ट्रांजिशन लेवल्स के बीच में जो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन जो कि 9192631770 है, उसे हम कहते हैं 1 सेकेंड. तो सिंपल, टाइम की यूनिट सेकेंड. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, जहां कि हम लोग यूनिट्स पढ़ लिए, फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ लिए, अब हम जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस की तरफ. तो स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, राइट. तो डायमेंशनल एनालिसिस ये क्या होती है, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते. द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर पावर्स, ओके, to which the base quantities are raised to represent that quantity completely. हमने क्या पढ़ा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन्हें हम फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी से डिफाइन कर सकते हैं, राइट. वो उन पे डिपेंड करती है. कितना डिपेंड करती है, राइट. टू द पावर 3 डिपेंड करती है, टू द पावर 4 डिपेंड करती है, स्क्वायर पे डिपेंड करती है, लिनियरली डिपेंड करती है. इसे ही जानने के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशंस का. ओके, तो डायमेंशंस को जब भी लिखा जाता है तो एक राउंड ब्रैकेट में लिखा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है, नॉट राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है. सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एक्सीलरेशन हमने देख लिया, राइट. एक्सीलरेशन के एग्जांपल हम शुरू से देखते आ रहे. एक्सीलरेशन को हमने कहा कि ये इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ हम अगर बेस क्वांटिटीज या फिर बेस यूनिट्स की बात करें तो क्या है कि ये बेस यूनिट यानी मीटर पे डिपेंडेंट है और सेकेंड पे डिपेंडेंट है. ठीक है, सिर्फ इतना ही पता चला हमें बेस यूनिट से. डायमेंशंस जब हम यूज करेंगे या फिर डायमेंशन से हमें ये पता चला है कि कितना डिपेंडेंट है, तो 2d पावर -2 डिपेंडेंट है, राइट. मास, सॉरी, दिस इज लेंथ. लेंथ पे कितना डिपेंडेंट है मीटर पे, तो 2d पावर 1 डिपेंडेंट है, राइट. कुछ भी चीज है जिस पे कुछ लिखा नहीं है यानी कि पावर 1 होता है, ये हमें पता है. ओके, तो 2d पावर 1 डिपेंडेंट है. यही जो पावर्स है इसे ही डिफाइन करने के लिए वी यूज डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, सिंपल, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम. तो मास पे डिपेंडेंट है, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है. वॉल्यूम, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो पहले हम लिखते हैं मास की यूनिट क्या होगी. मास की यूनिट होती है केजी, राइट. वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, राइट. वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब. तो ये जो -3 है, ये हमें कहां से पता चला, बाय डायमेंशनल एनालिसिस.
बहुत ही इजी होने वाला है। पहले हम पढ़ेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को, उन्हें कैसे डिनोट किया जाता है, फिर उन डायमेंशंस को यूज करके कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को हम निकाल सकते हैं। ओके, नो इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जहां पे आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि ये डायमेंशंस का यूज क्या है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो डायमेंशनल एनालिसिस के हम देख लेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज जो भी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके डायमेंशंस को, राइट। तो डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, सात है, हमें पता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल। तो इनके डायमेंशन जो होते हैं, लेंथ की डायमेंशन होती है कैपिटल एल, ऑब्वियसली एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एल, मास की डायमेंशन कैपिटल एम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सारे में स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा दो, टाइम की टी, टेम्परेचर की आती है केल्विन, राइट, जिसे हम कहते हैं कैपिटल के, क्योंकि टेम्परेचर की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है केल्विन, नहीं डिग्री सेल्सियस है, नहीं डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसकी एसआई यूनिट है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, डायमेंशन कैपिटल ए लाइक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी स्मॉल सी डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल। ओके, नाउ ये जो सात हमें मिल गए, राइट, डायमेंशंस, इन डायमेंशंस को यूज करके, इन डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस को यूज करके हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को डिराइव कर सकते हैं। ओके, नाउ और हमने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज पढ़े थे, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो उनके डायमेंशंस नहीं होते, राइट। यूनिट ऑब्वियसली प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट स्टेरेडियन है, लेकिन उनके डायमेंशंस नहीं होते। ओके, तो ये है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जिसे हमने डिफाइन किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज के रेस्पेक्ट में और फंडामेंटल क्वांटिटीज के थ्रू। जैसे कि वेलोसिटी हो गई, एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का। ओके, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स। इसका डायमेंशन हमने निकाला LT -1 टू द पावर -1। ये क्यों लिखा, कैसे लिख दिया सर, बता देता हूं। पहला तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम लिख देते हैं d/t, राइट। वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना है तो हमने लगा दिया एक स्क्वायर ब्रैकेट कि भैया हमें चाहिए वेलोसिटी के डायमेंशन। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ में मेजर करते हैं, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, लेंथ ही तो है। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल L स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल T स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो ये T ऊपर गया तो -1 आएगा ही, तो इसीलिए वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो हो जाता है L, ऊपर गया तो T पे आ जाएगा -1। साथ में हम लिख देंगे एक ही ब्रैकेट के अंदर, तो लिख सकते हैं LT -1। वेलोसिटी का डायमेंशन मिल गया। ओके, सिमिलरली अगर हम एक्सेलरेशन का सॉल्व करते हैं, यस, ए क्या होती है, वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमें चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है, क्या होती है वेलोसिटी की डायमेंशन, LT -1। टाइम का डायमेंशन भी पता है, कैपिटल T, राइट। ऊपर जाएगा तो T -2, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई LT -2। ओके, LT -2। अगर आप यूनिट भी देखें तो यूनिट से भी आप डायमेंशन पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर यानी कि लेंथ, सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर यानी s⁻² यानी t⁻²। सिंपल निकाल सकते हैं। एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी क्या होती है, वर्क डन, राइट। एनर्जी और वर्क जिसे हम बोलते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल अगर यूनिट से हम निकालते तो क्या है, kg का डायमेंशन, kg यानी क्या है, kg यानी मास है, मास का डायमेंशन कैपिटल M, यूनिट
m क्या है, मीटर है, मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ का डायमेंशन हो गया l स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है। सेकेंड टू द पावर -2, राइट, मानी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है इसमें, तो t टू द पावर -2, क्योंकि सेकेंड की डायमेंशन t है। ओके, टाइम की डायमेंशन t है। ओके, सो ml स्क्वायर t -2 हम लिख सकते हैं। तो सिंपल हम लाइक यूनिट से भी, अगर आपको यूनिट्स पता है तो यूनिट से निकाल सकते हो, नहीं तो ये फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। हमें नीट में क्या करना, हमें फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट, पूरा करके नहीं दिखाना, पूरा करके आंसर नहीं लाना है। तो फटाफट सॉल्व करने के लिए अगर आपको यूनिट्स पता है तो सिंपल आप कर सकते हो। फाइन, वैसे ही पावर की हो जाएगी, राइट, डेंसिटी का हमने पहले ही निकाल दिया। प्रेशर का देख लेते हैं, प्रेशर का क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स यानी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर की अगर बात करते तो लिख देते P। प्रेशर का डायमेंशन हमें क्या पता है, पता नहीं है, पता कर रहे हैं। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन डिवाइडेड बाय एरिया, हमें पता है एरिया का डायमेंशन, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या है, नहीं, न्यूटन नहीं लिखना, क्योंकि उससे हमें डायमेंशन की पता नहीं चले, उससे हमें डायमेंशन का पता नहीं चला। डायमेंशन का पता कैसे चल सकता है, फोर्स की यूनिट जो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उससे हम पता कर सकते हैं। तो चलो फोर्स की यूनिट लिख देते हैं हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। ओके, ऊपर आ गया तो मीटर टू द पावर -1, तो हमें मिल जाएगा kg यानी कि मास, मीटर ऊपर गया तो ये 2 ऊपर जाएगा तो -1 यानी L -1, S -2 यानी T -2। तो ये हमें मिल गया क्या, प्रेशर की डायमेंशन L -1 T -2, इसे डाल दो स्क्वायर ब्रैकेट पे। ओके, तो सिंपल आप निकाल सकते हो। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ लिया, अभी इनके एप्लीकेशंस को देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन हमारे पास आता है वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। मीन्स एक इक्वेशन वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो क्या होती है कि एवरी फिजिकल इक्वेशन शुड बी डायमेंशनली बैलेंस्ड, इसे ही हम कहते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डायमेंशनली बैलेंस। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हम सपोज एक एग्जांपल लेते हैं फोर्स का, तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो मास इनटू एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होगी, मींस इक्वल टू के दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तभी वो एक वैलिड इक्वेशन होगा, चाहे वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, राइट। तो उसे हम कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। फाइन, एक एग्जांपल करते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। इस हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh इक्वेशन को हमें बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं, जहां वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट। ओके, तो लिखते हैं। पहले तो सॉल्व कैसे करेंगे कि सर हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, ये तो करेक्ट है, पता है, डायमेंशनली करेक्ट कैसे है, इसे सॉल्व करेंगे कैसे। तो पहले इक्वल टू के इस साइड वाले यानी कि LHS के डायमेंशन निकालेंगे, फिर RHS के डायमेंशनल निकालेंगे। दोनों अगर सेम हुआ तो हम कहेंगे वो इक्वेशन डायमेंशनली बैलेंस्ड है या फिर डायमेंशनली करेक्ट है। देख लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू mgh। ओके, तो LHS पहले लेते हैं, यानी कि हाफ mv स्क्वायर को लेते हैं, हाफ mv स्क्वायर। ओके, हाफ को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, तो हाफ को इग्नोर किया। मास और वेलोसिटी हमारे पास है, मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन हो गया LT -1 होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी पे स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मास LT -1 का स्क्वायर यानी L पे स्क्वायर, T -1 इसका स्क्वायर यानी T टू द पावर -2। सिंपल।
क्या आएगा डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ओके, ये हमारा आ गया डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का, यानी हाफ एम वी स्क्वायर का, यानी कि LHS का। RHS को सॉल्व कर लेते हैं। RHS क्या है, mgh, पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा डायमेंशन, m का डायमेंशन कैपिटल M, स्क्वायर ब्रैकेट ना भूलो, g यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सीलरेशन ओनली, तो एक्सीलरेशन को जो डायमेंशन होगा वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी होगा, यानी LT माइनस 2। हाइट की डायमेंशन क्या है, हाइट की डायमेंशन, हाइट क्या है, लेंथ ही तो है, लेंथ ही तो मेजर करते हैं हाइट में, हाइट तो हम केजी में मेजर करते हैं नहीं, तो हाइट की डायमेंशन होगी लेंथ, तो एक और L लगा देते हैं इसमें, राइट। मिला के कैसे लिखेंगे, तो दोनों L मिलके हो गए L स्क्वायर, तो पहले लिख दें M L स्क्वायर T माइनस 2। फाइन, तो देखा हमने कि LHS का जो डायमेंशन है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, वो RHS का डायमेंशन के साथ मैच हो रहा है, तो इसीलिए हम हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू mgh, ये डायमेंशनली करेक्ट है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए हमने सॉल्व कर लिया। फिर इसके दूसरे एप्लीकेशंस पे जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, इन सब के डायमेंशंस आप याद रख ले तो अच्छी है। वैसे फिजिक्स में हम कुछ याद करते नहीं है, सारे हो जाते हैं याद, तो वैसे ही सॉल्व करते करते ये भी याद आपको अगर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि जैसे कि अगर वेलोसिटी के डायमेंशन हमें पता था तो हमने तुरंत लगाया LT माइनस 1, अगर नहीं पता होता तो फिर हमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करके वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना पड़ता, राइट। तो फॉर इजियर, क्योंकि नीट में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम कम है, तो इसीलिए इनके डायमेंशंस आप याद कर लो। अब कभी कभी क्या होता है कि डायमेंशन जो रहते हैं एम एल स्क्वायर, जैसे ये डायमेंशन अगर लिख रहा हूँ LT माइनस 2, ओके, तो किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी ऑप्शन में ऐसा रहेगा कि m टू द पावर 1 रहेगा, ओके, तब कंफ्यूज नहीं होना। m टू द पावर 1 यानी कि m ही है, राइट, टू द पावर 1, टू द पावर 1 इज समथिंग, वही क्वांटिटी होता है x टू द पावर 1 यानी x। जैसे कि वेलोसिटी का डायमेंशन है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन में कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है या फिर कभी कभी आंसर ऑप्शंस में देखेंगे आप कि m0 L1 t माइनस 1, सॉरी t माइनस 1, ओके, यस। तो ये रहता है कभी कभी क्वेश्चन में, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमें क्या पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन तो LT माइनस 1 होता है, तो LT यानी कि यहाँ पे m0 है, राइट, और समथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये हमें पता था, x टू द पावर 0 इज 1, राइट, वैसे ही m टू द पावर 0 इज 1 ओनली, ओके, इसीलिए कभी कभी m टू द पावर 0 लिखा रहता है, ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो हमने पढ़ा पहला एप्लीकेशन कि कैसे दोनों साइड डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए इक्वेशन। तो बात करते हैं दूसरे एप्लीकेशन की ओर, राइट। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमने पहला पढ़ा। दूसरा ये है कि डिड्यूसिंग द रिलेशन फ्रॉम द फिजिकल क्वांटिटीज। अगर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, अगर हमें वो फैक्टर पता है कि कितने फैक्टर पे, कितने पावर्स पे डिपेंड करता है, तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, हम उसका रिलेशन निकाल सकते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी किस तरह से रिलेटेड है। सिंपल एक एग्जांपल करते हैं। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड to a string that oscillates under the action of force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में क्या बताया है कि लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे, मास ऑफ द बॉब, मास पे डिपेंड कर रहा है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें तीन चीज पता चल गई कि चलो ये जो टाइम पीरियड है ये लेंथ, मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। फाइन, नाउ डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। तो अभी फैक्टर्स पता करने हैं कि किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो फैक्टर सही सही पता हो गया
तो हम इजीली इस रिलेशन को डिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए शुरुआत कैसे करेंगे? पहला तो टाइम पीरियड यानी कि टी। ओके, ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है ये लिख देते। तो प्रोपोर्शनलिटी या फिर डिपेंड्स का साइन देते। तो पहला है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है, स्मॉल जी पे डिपेंड, कितने पावर्स पे डिपेंड कर रही है ये पता नहीं है, कितना फैक्टर है ये पता नहीं है। इसको निकालने के लिए जस्ट इसका फैक्टर मान लेते, कुछ नहीं है तो ए है, इसका फैक्टर मान लेते बी, जी के फैक्टर सी। अब जो ए बी सी की वैल्यू आएगी उसी फैक्टर्स को हम जानेंगे या फिर उसी फैक्टर से हमें पता चल जाएगा कि ये रिलेशन कैसा बनने वाला है। तो पहला तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को जब भी हटाना हो तो हम लेते हैं प्रोपोर्शनलिटी के बाद जब हम इक्वल टू में आते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। अभी इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी ये भी देखेंगे। ओके, तो L टू द पावर A, M टू द पावर B, G टू द पावर C, ये हमारा एक ढांचा आ गया इक्वेशन का कि कैसा रिलेशन होने वाला है। अभी ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। तो चलिए इसके डायमेंशन पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड, टाइम पीरियड यानी कि इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? टी। वेरी गुड। तो टाइम पीरियड का डायमेंशन यानी कि टी। अगर सिर्फ टी है तो बाकी जो डायमेंशन है जैसे कि एम एल ये सारे क्या होंगे? ये हो जाएंगे जीरो, यानी m0 l0 t1। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। फिर चूंकि ये k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल। l की डायमेंशन क्या हो जाएगी? l यानी कि लेंथ, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल ए, कैपिटल L टू द पावर A लिख सकता हूं। m है मास, मास की डायमेंशन हो जाएगी भैया कैपिटल M। ओके, G क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सीलरेशन की डायमेंशन जो कि क्या है? LT-2। मैंने कहा था कि ये एक्सीलरेशन वेलोसिटी के डायमेंशन याद होने चाहिए, टू द पावर C। ठीक है, T पे पावर कितनी है? 1 है। फाइन, लेट अस मूव अहेड। तो हमें क्या पता चल रहा है कि इस डायमेंशन पे अगर हम m की भी वैल्यू लिखते हैं तो m की वैल्यू हो गई 0, l की वैल्यू सॉरी नॉट वैल्यू, m टू द पावर 0 l टू द पावर 0, क्योंकि ये दोनों तो है ही नहीं टाइम पीरियड में, सिर्फ यही है। t1 लिख सकते हैं, t को ऐसे। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। l टू द पावर a लिख सकते हैं। m टू द पावर b लिख सकते हैं। अभी LT-2 टू द पावर C है तो कैसे लिखेंगे? L टू द पावर C, T टू द पावर -2C। अब क्या करना है? बस दोनों इक्वेशन के दोनों तरफ के पावर्स को इक्वेट करना है, तो हमें ए बी सी के वैल्यूज आ जाएंगे। एक स्टेप और कर लेते हैं। L के पावर कितनी हो जाएगी? L टू द पावर A यहां है, मल्टीप्लाइड बाय L टू द पावर C, यानी L टू द पावर A प्लस C हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया L टू द पावर A प्लस C लिख दिया भैया। ठीक है, M टू द पावर B है, M टू द पावर B है, और T टू द पावर -2C। इतना तो इजीली हमने कर लिया। अभी क्या करना है कि दोनों तरफ के जो पावर है, जैसे m की पावर है b और या इक्वल टू के इस साइड में m की पावर है 0, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। सिंपल, क्या मिला हमें? m टू द पावर 0 m टू द पावर b, यानी कि b इक्वल्स टू 0 हम लिख सकते हैं। चलो, पहला मिल गया वैल्यू, b इक्वल्स टू 0। l टू द पावर क्या है? a प्लस c इक्वल टू 0। ओके, तो हम लिख सकते हैं a प्लस c इक्वल टू 0, यानी
a इक्वल्स टू -c लिख दिया। t की पावर को इक्वेट करते हैं, -2c इक्वल्स टू 1, यानी कि -2c इक्वल्स टू 1, यानी कि c कितना आ जाएगा -1/2। सिंपल इक्वेशन। b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू क्या होगी -c है। अगर c -1/2 है तो माइनस ऑफ -1/2 यानी कि 1/2। तो हमें सारे फैक्टर्स मिल गए जिसपे वो डिपेंड करते हैं। देख लेते, पुट कर लेते एक बार इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जो ढांचा हमने बनाया था क्या है वो, t इक्वल्स टू k इंटू l टू द पावर a की वैल्यू कितनी है l टू द पावर हाफ, m टू द पावर b यानी कि b की वैल्यू है 0, तो समथिंग टू द पावर 0 इज ऑब्वियसली 1, सो वी डोंट नीड टू राइट m। अभी क्या करें, g की वैल्यू है c, तो c की वैल्यू g टू द पावर है c की वैल्यू होगी -1/2, तो g टू द पावर हम -1/2 लिख देते हैं। तो समथिंग टू द पावर 1/2 यानी कि स्क्वायर रूट में आएगा, ये हमें पता है। तो टाइम पीरियड का क्या निकल रहा है फॉर्मूला, k इक्वल्स टू √L/g। चूंकि g टू द पावर -1/2 है, यानी कि ये तो रूट आएगा बट डिनोमिनेटर में आएगा, तो t इक्वल्स टू k √L/g। ये होता है टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। अभी k की वैल्यू कितनी है इतना तो एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चलता है कि k की वैल्यू आती है 2π। तो इसीलिए टाइम पीरियड की जो फॉर्मूला निकलेगी वो है 2π √L/g। सिंपल बट इफेक्टिव, राइट। तो हमें निकल गया, हमने पता कर लिया क्या होगा इसका रिलेशन। तो ऐसे ही यही था हमारा दूसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तीसरा एप्लीकेशन क्या है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को हम डायमेंशनल एनालिसिस के मदद से चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ना, तो इट इज सपोज दैट द न्यूमेरिकल वैल्यू और जो उसकी यूनिट्स का प्रोडक्ट होती है वो होती है कांस्टेंट, दैट इज nu इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन वी कैन राइट इट ऑब्वियसली एज n1u1 इक्वल्स टू n2u2, राइट। यूनिट्स डिफरेंस होगी, राइट। u1 एक अलग यूनिट है, u2 एक अलग यूनिट है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी तो सेम है। उसकी डायमेंशन मींस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, मास पे, लेंथ पे, टाइम के किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, वो तो दोनों यूनिट्स में सेम होगा। तो इसी का फायदा उठाएंगे। अगर फायदा उठाया जाए इसका तो क्या लिख सकते हैं हम, तो n1 और इसका जो डायमेंशन होगा यानी कि m1 l1 t1, m1 l1 t1 तो अलग अलग होंगे, u2 के केस में m2 l2 t2 होंगे, लेकिन इसके जो फैक्टर्स होंगे, सपोज इसके फैक्टर है a, l1 की फैक्टर है L की फैक्टर है B एंड T की फैक्टर है C, ये दोनों में सेम होंगे। दैट इज द डायमेंशन ओनली ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n2 इक्वल्स टू m2 टू द पावर a, ये n2 है, राइट, l2 टू द पावर b एंड t2 टू द पावर c, ये लिख दिया। एक बार बढ़िया से इक्वेशन फॉर्म कर देते हैं। तो हमें क्या होता है, नोन हमारे पास है n1 हमारे पास होती है नोन, n2 भी निकालनी है कि जब दूसरे किसी फिजिकल या फिर दूसरे किसी यूनिट में ट्रांसफर करेंगे तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। हालांकि ओवरऑल ये तो कांस्टेंट है, लेकिन पहला न्यूमेरिकल वैल्यू से कुछ डिफर करेगी, देखते हैं। तो n2 जो होगी उसको कैसे लिख सकते हैं हम, n2 इक्वल्स टू n1, सिंपल मैथमेटिक्स है, m1 m2 टू द पावर a, कुछ नहीं किया बस डिवाइड कर रहा हूं और टू द पावर a होगा क्योंकि दोनों पे पावर सेम है, L1 by L2 टू द पावर b
और T1/T2 टू द पावर C। ये आ गया हमारा बढ़िया से एक इक्वेशन, और इस फॉर्मूले को लेके हम काफी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। तो वैसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास है, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल ऑन अ सिस्टम विच हैज 20 सेंटीमीटर, 25 ग्राम एंड हाफ मिनट एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। तो यहां पे जो लेंथ, मास और टाइम है उसकी यूनिट इन्होंने क्या चेंज किया कि तुम चेंज करो उसमें, जिसमें फंडामेंटल ये है कि 20 सेंटीमीटर फंडामेंटल है फॉर लेंथ, 250 ग्राम जो है वो मास के लिए फंडामेंटल यूनिट है, और हाफ मिनट वो क्या है, टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट है। लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू दी गई है जिसमें 100 जूल दिया गया है, राइट। तो ये जो जूल है, जूल यानी कि किसकी यूनिट हो गई, एनर्जी या वर्क की। फाइन, तो एनर्जी या वर्क की यूनिट हो जाती है तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डायमेंशन सर हमको पता है, दैट इज ml²T-2, राइट। ये हो जाएगी डायमेंशन। इसी डायमेंशन की हेल्प लेंगे अभी। पहला तो फॉर्मूला लगाते हैं कि क्या है फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला है N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1/M2 टू द पावर A, L1/L2 टू द पावर B, T1/T2 टू द पावर C। ठीक है, A B C की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? तो A की वैल्यू क्या होगी, जो M के ऊपर है तो वो क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। L के ऊपर क्या है, 2 है, तो B की वैल्यू होगी 2, T की और C की वैल्यू हो गई -2, राइट। तो एक बार लिख देते बढ़िया से कि A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 2, C की वैल्यू है -2। फाइन, N2 हमें पता नहीं है लेकिन N1 पता है, तो जो पता है उससे पहले लिखते हैं कि N1 है 100 जूल नहीं, क्योंकि इस जूल को ही तो हम दूसरे यूनिट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो N1 यानी कि सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 100, ये क्या है यूनिट है, तो हमने लिख दिया 100। M1 क्या है, M1 यानी कि जो पहले के सिस्टम में था, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में था, तो उसमें हम जानते हैं कि वो ml²T-2 था। जूल यानी कि जूल तो हम लिखते हैं लेकिन इसका एक्चुअल यूनिट क्या है, तो अगर ml² दैट इज kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मास जो है वो kg में है, लेंथ जो है वो मीटर में है, और टाइम जो है वो सेकेंड में है। तो अगर मास m1 1 kg ले लेते हैं, राइट, फाइन, kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो 1 kg, M2 क्या दिया गया, फंडामेंटल इसका क्या दिया गया, दैट इज 250 ग्राम, तो 250 ग्राम लिख देंगे, राइट। टू द पावर A यानी कि 1 यानी कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि समथिंग टू द पावर अगर कुछ दिया हुआ नहीं है तो वो 1 ही है, सिंपल। L1 क्या ले लेंगे, मीटर में है तो 1 मीटर ले लेते हैं। L2 क्या दिया गया, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर टू द पावर B है, B की वैल्यू क्या है 2 है। T1 क्या है, T1 1 सेकेंड है, फाइन। T2 क्या है, हाफ मिनट, हाफ मिनट यानी कि 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड लिख दिया, टू दी पावर है -2। बढ़िया से सॉल्व करेंगे। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो सबको सेम यूनिट में ले आते, यानी कि 1 kg है उसे ग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 हो गया, 1000/250। 1 मीटर में 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 बाई कितना आ जाएगा 20। 1 सेकेंड है, दोनों तो सेम ही है, फाइन, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। तो 1/30 लिख देते हैं, टू दी पावर -2। हाँ भैया पावर मत भूलना, तो स्क्वायर हो गया, इधर -2 हो गया। अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। N2 इक्वल्स टू 100 इंटू 1000/250। कैसे सॉल्व करेंगे, 0 0 उड़ा दो, 25 से 100 जाएगा तो बच गया हमारे पास 4। ओके, एक साथ लिख देंगे, 4 इंटू
100/20, फिर से 0 0 काटो, 10 जाएगा 2 से, यानी कि बच गया 5। 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो लिखेंगे 25। ओके, नाउ 1/30 टू द पावर -2 है, यहाँ पे -2 है तो -2 है, अगर इसके पावर को हम लिख देंगे 30 की स्क्वायर होती है, राइट, लेकिन 1/30 है तो उसको लिखेंगे हम टू द पावर -2 है तो वो न्यूमरेटर में आके स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर करते नहीं हैं, सिर्फ 30 × 30 लिख देते हैं। ओके, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेशन। सिंपल कैलकुलेशन करना है, क्या हो जाएगा 100 इंटू, ये आ गया 100, राइट, एंड दिस इज 900, राइट, तो 100 इंटू 900, बाहर भी एक 100 है, 100 इंटू 100 इंटू 900, 9 1 2 3 4 5 6, ये आ गई N2 की वैल्यू इन न्यू यूनिट्स, और सिंपली इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यू यूनिट्स, जो भी न्यू यूनिट है उसे न्यू यूनिट मान लेते हैं। तो जो 100 जूल था, पहला हमारे पास क्या है 100 जूल था, वो अब क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यू यूनिट्स में। तो ऐसे हम जूल से, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट रूल्स एक बार समझ लेते हैं। कहीं पे भी कोई भी एक आधा क्वेश्चन अगर आ भी गया तो भी एकदम 4 मार्क्स इजीली आ जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है, देख लेते हैं। पहला रूल क्या है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, कोई भी जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिख रखा है 2 5 6 7, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो, कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 सारे ही नॉन जीरो है, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने लिख दिया, राइट। एक और नंबर ले लेते हैं, सेम लिखते हैं 25.6791, ये एक मैंने डिजिट लिख लिया। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे, इसमें तो एक डेसिमल आ गया, कोई बात नहीं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सारे ही सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कैन राइट, फाइन। रूल नंबर 2, सर अगर 0 आ गया बीच में तो क्या होगा, इसी पे तो रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या है, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट no matter where the decimal point is, fine। क्या है 6.028, ये एक एग्जांपल है, क्या लिखा गया 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, राइट। कहीं पे भी पॉइंट लगा दो, सेम नंबर को मैं लिखता हूं अगर 602.8, राइट, तो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, राइट, क्योंकि रूल ही यही कहता है कि 0 पॉइंट चाहे कहीं पे भी हो, अगर 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर एक 0 डिजिट है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, राइट। तो ये 2 रूल्स हो गए। एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल इसमें से ले लेते हैं कि 5000.1, 2 नॉन जीरो डिजिट्स है 5 और 1, उनके बीच में 3 जीरोस है लेकिन तीनों ही सिग्निफिकेंट है, तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी कैन राइट एंड विल गेट द 4 मार्क्स। ओके, तो ये था 2 रूल्स। अगले रूल में जाते हैं, तीसरा रूल क्या है, तो तीसरा रूल आ गया, क्या है, इफ द नंबर इज लेस देन 1 द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, राइट। कहने का क्या मतलब है कि अगर नंबर 1 से छोटी हुई, राइट, तो जो डेसिमल पॉइंट के बाद के जो जीरो है, बट जो पहला नॉन जीरो डिजिट है जैसे कि यहां पे 4 है, उसके पहले की अगर जीरोस है
तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 0.0042 है तो इसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और ले लेता हूं 0.47047, तो क्या हो जाएगी, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, राइट। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 0, बट किसी नॉन जीरो नंबर के पहले तक का जितना भी डिजिट होगा, जितने भी जीरोज होंगे, वो क्या हो जाएगी, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फाइन। रूल नंबर 4 में आते हैं, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज यानी कि जो पीछे लगे हैं, इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे कि 42600, तो इसमें सिर्फ 3 डिजिट ही सिग्निफिकेंट है। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 5 पे आते हैं, द ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट। पहला रूल नंबर 4 क्या था, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। रूल नंबर 5 में है विथ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, राइट। तो भले ही ये डेसिमल पॉइंट के बाद क्यों ना हो, ट्रेलिंग क्यों ना हो, फिर भी सिग्निफिकेंट होती है। तो ये है रूल नंबर 5। 4.600 have 4 significant figures, राइट। तो सिंपल था, 3, 4, 5 और 5 रूल्स है इसके, सिंपल याद रखने हैं, राइट। वैसे याद रखने वाली कोई बात नहीं है, जब जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो बहुत ही आसान था सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5 रूल थे, बहुत सिंपल है, राइट। इतना भी सिंपल नहीं है, एक कंफ्यूजन है इसमें। क्या है, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं 2.30 मीटर, राइट। एक एग्जांपल ले लिया 2.30 मीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, फटाक से बताओ। यस, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है रूल नंबर 5 के हिसाब से, राइट। डेसिमल के बाद वाला 0 भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 2.30 मीटर में 3 सिग्निफिकेंट है फिगर्स, तो जस्ट लिख देता हूं 3। फाइन। इसको अगर मैं सेंटीमीटर में चेंज करता हूं, कितने आ जाएंगे, 23.0 सेंटीमीटर। बढ़िया एकदम। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, 3। मिलीमीटर में चेंज करते हैं, 2300 मिलीमीटर, राइट। 23 सेंटीमीटर में 2300 मिलीमीटर, पता है हमें। अभी क्या प्रॉब्लम हो जा रही है कि जैसे ही मिलीमीटर में मैंने चेंज किया तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 2। कैसे 2, राइट, बाय रूल नंबर 4, राइट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो भी जीरो वाले डिजिट्स है आफ्टर द ट्रेलिंग जीरोस, वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो यहां पे सिंपली बस यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो जा रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, राइट। ये कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी सिंपल अगर जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो उसे हम 10 टू द पावर में लिखते हैं, राइट। तो जैसे कि अगर 2.30 मीटर है तो इसे हम 2.30 ही रखेंगे, बट अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम मीटर से सेंटीमीटर या फिर में कैसे कन्वर्ट करें, कोई भी यूनिट में, तो लिख देंगे सिंपली 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर, राइट। सिंपल, बस 10 टू द पावर में चेंज करते जानी है, राइट। तो ये कंफ्यूजन था, ये उसका हल था। सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हमने बहुत अच्छे से समझ लिए, बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर लिए। अभी आते हैं इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। पहला जो है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। सर बहुत इंग्लिश में बोल लिया, थोड़ा समझा दो। समझा देते भाई। तो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789, इसके जो भी आंसर आएंगे उस आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। जब ऐड कर रहे थे हमें, तो जो सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर था उसमें जितने डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स थे उतने ही लिखेंगे। जैसे कि अगर मैंने ऐड किया 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789, हमें मिला 11.439। इसको हम लिखेंगे कैसे, तो वी कैन राइट इट एज 11.4। डेसिमल के बाद एक डिजिट
एक डिजिट क्यों? क्योंकि जब ऐड कर रहे तो सबसे छोटा वाला जो डिजिट था, हालांकि राइट 0.2 मीन्स डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम डिजिट होगा उसे हम लिखेंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर हियर। तो 11.439 इट कैन बी रिटन एज 11.4 अप्रॉक्सिमेटली। नाउ दूसरा क्या है? इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, राइट? इसमें क्या होती है? सिमिलर काइंड, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दे आर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसके जैसे लिखने पड़ेंगे हमें। सिंपल, फिर से एग्जांपल 1.3 इंटू 36.72। आंसर क्या आता है? अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो यू विल गेट इट एज 44.064, राइट? तो पहला क्या आता है हमारे पास? सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है यहां पे 1.3, राइट? तो डेसिमल के बाद एक पॉइंट, तो यहां पे डेसिमल के बाद क्या होगा? 44.0 लिखो या ना लिखो, पॉइंट के बाद मैटर नहीं करता, तो इसलिए हमने लिख दिया 44। डिवीजन में 4.237 फॉर एन एग्जाम्पल डिवाइड कर रहे हैं हम 4.237 बाय 2.51। सबसे लीस्ट वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन है यहां पे? तो 2.51, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसके जो भी आंसर आएंगे उसे हमें पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट रखने हैं। कैसे करेंगे? आंसर ये बड़ा सा है, ये किसी का फोन नंबर है पता नहीं, 1.68804780876, ये तो फोन नंबर से भी बड़ा है। इतना बड़ा आंसर आ गया। सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें कितना में चाहिए? रूल क्या बोलता है कि 2 सिग्निफिकेंट जिसमें सबसे कम हो, जैसे 2.5 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो इसे भी हम वैसे लिखेंगे। तो 1.68 इसको हम लिख सकते हैं कैसे? 1.69, 8804, इसको मैंने राउंड ऑफ करके 1.69 लिखा। सर राउंड ऑफ कैसे कर दिया? यहां पे 1.68 था तो आपने 9 लिख दिया, यहां पे 44.0 था तो आपने 45 या 43 नहीं लिखा, 44 लिख दिया। ये हम अगले में पढ़ेंगे, राइट? तो क्या है गया अगले में? क्या पढ़ेंगे हम? राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। यहां पे हमने क्या जाना? मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन में इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। कमिंग टू राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ सर पिछले क्वेश्चन में आपने राउंड ऑफ किया था, यहां पे समझा दो क्या होता है, इसीलिए तो लेके आया हूं राउंडिंग ऑफ के रूल्स। राउंडिंग ऑफ के क्या रूल्स है? तो 2 सिंपल अभी रूल्स है। यहां पे क्या है कि इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5 then the cutoff digit is retained as such, right? However, if it is more than 5 then the cutoff digit is increased by 1। तो 2 छोटे से एग्जांपल ले लेते। क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल 6.24 है, तो हमें राउंड ऑफ करेंगे। कैसे राउंड ऑफ करेंगे? तो अगर देखो आप लास्ट वाले डिजिट है जहां से आपको कट करना है, जहां से आपको राउंड करके लिखना है, तो वो क्या है कि 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो सिंपली उसे ड्रॉप कर देंगे, उसे हटा ही देंगे। वी विल राइट इट एज ओनली 6.2, राइट? एक और एग्जांपल 7.53। तो ये लास्ट वाली डिजिट क्या है? ये हो गई 5 से छोटी, तो इसलिए हम लिखेंगे 7.5, राइट? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें? 2। सिंपल एग्जांपल एक और है 5.328। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा कि देखो जो लास्ट वाली डिजिट है ये है 5 से बड़ी, 5 से बड़ी है, तो इसे हम एक लेवल ऊपर कर देंगे, एक स्टेप ऊपर कर देंगे। कैसे? 5.328 था तो राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे 5.33, राइट? 2 के जगह पे 3 लिख दे, क्योंकि उसके बाद वाली जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है। तो ये हमारा हो गया पहला रूल, राइट? 2 सिंपल एग्जांपल किए। रूल नंबर 2 पे आते हैं। क्या है? इफ द इनसिग्निफिकेंट डिजिट इज 5, जैसे कि यहां पे इनसिग्निफिकेंट फिगर्स, हम इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या देख रहे थे? या तो 5 से छोटी या तो 5 से बड़ी, राइट? उसमें हमने समझ लिया। लेकिन अगर भैया 5 ही है तो क्या करना है? उसमें भी 2 रूल है, सब रूल है। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन, अगर 5 है लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट, उसके पहले वाले डिजिट जो है वो अगर इवन नंबर है, तो क्या कर देंगे? देन द सिग्निफिकेंट फिगर इज, सिग्निफिकेंट डिजिट इज सिंपली ड्रॉप। तो 5 को
ड्रॉप कर देते हैं। फाइन, फॉर एग्जाम्पल 6.265 है तो 5 लास्ट वाले डिजिट है, इसके पहले वाली डिजिट क्या है 6 है, 6 क्या है इवन है, इवन है तो हम 5 को हटा देंगे, बोले तुम जाओ तो हम लिखते हैं 6.26 राउंड ऑफ करके। ओके, दूसरा क्या है, अगर इवन नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड होगा ऑब्वियसली। क्या बता रहे हो सर, इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1, राइट। If it is written as x equals to 6.275, you can see here preceding digit क्या है, odd है, 7 है, odd है, right? तो हम क्या लिखेंगे 6.28, इसे एक बढ़ा देंगे 6.28 कर देंगे। फाइन, सो ये था सिंपल रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। आई होप इसके बाद राउंड ऑफ में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सो द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एरर एनालिसिस, राइट। एक दो क्वेश्चन इससे भी पूछे जा सकते हैं, राइट, नीट में। फाइन, तो एरर पहली बात तो क्या होती है, एरर वो डेविएशन है एक्चुअली। द एरर इज द ट्रू वैल्यू माइनस द मेजर्ड वैल्यू, राइट। इन दोनों के बीच में ट्रू वैल्यू, जैसे कि हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि हम सिंपल पेंडुलम को यूज करके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालती है, एक्सपेरिमेंट आप सबने 11th में किया है। फाइन, तो उसमें जो एक 9.8 अगर एग्जैक्ट नहीं आ रही है, राइट, तो उससे ज्यादा या फिर उससे कम जो आ रही है वो हो जाती है कितना ज्यादा या फिर कितना कम आ रही है, वो जो मेजरमेंट है उसे हम कहते हैं एरर। तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, अगर और ट्रू वैल्यू से अगर हम मेजर्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जो हमें मिलेगी वही होगी हमारी एरर, राइट। अभी उस एरर को घटाओ या बढ़ाओ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो एरर्स के क्या टाइप होते हैं, तो फर्स्ट आ जाता है सिस्टमेटिक एरर, नेक्स्ट इज द रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या है, जैसे कि किसी आप कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, राइट, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, उसमें से जो पहले से कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कुछ एक कांस्टेंट एरर जो आ रही है, राइट। आप कितने भी मेजर करो, कितनी बार भी मेजर करो, वो सेम कांस्टेंट एरर आपको हर मेजरमेंट में मिलेंगी। तो कांस्टेंट एरर है तो हमें एरर कितना है ये पता है। तो सिस्टमेटिक एरर में हमें एरर कितना होगा ये पता होता है। तो ये हम जब हम फाइनल रिजल्ट निकालेंगे तो उससे हम एरर को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड कर सकते हैं। फाइन, सो एक इसका और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप कोई भी चीज़ें खरीदने जाते हो, लाइक ग्रॉसरी शॉप में गए, आपने कहा कि 1 kg चीनी दे दो, लाइक नॉर्मल ग्रॉसरी शॉप में, तो वो क्या करती है, या फिर अपने सब्जियां खरीदने गए तो वो वेइंग बैलेंस के ऊपर पहले से एक बर्तन लगा के रखते हैं, राइट, एक यूटेंसिल रखते हैं। अब उस यूटेंसिल की भी तो कुछ वेट होती है, तो आप सोचोगे कि सर कि 1 kg मैंने आलू लिया, उसमें से तो 200 ग्राम तो इस यूटेंसिल की वेट हुई, तो मैं 200 ग्राम लॉस में चला गया, राइट। तो ये जो 200 ग्राम की यूटेंसिल ये हर बार यूज होगी, तो वो शॉपकीपर्स क्या करते हैं कि पहले से 200 ग्राम वो सब्ट्रैक्ट करके देखते कि फाइनल रिजल्ट से 200 ग्राम सब्ट्रैक्ट करके ही तुम रिजल्ट दिखाना। तो इसीलिए वहां पे वो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देते, वहां पे एरर क्या हो गई 200 ग्राम। तो दिस इज एक्चुअली नोन, राइट, ये हमें पता है कि कितनी एरर होने वाली है, तो इसलिए हम इसको हटा सकते हैं, एरर को हटा सकते हैं। लेकिन रैंडम एरर क्या हो गई, राइट, रैंडम एरर क्या हो गई कि जिसे हम इजीली हटा नहीं सकते, जो कोई भी अनसर्टेन सिचुएशन की वजह से हो रहा है। एक वही एग्जांपल ले लेते हैं कि सिंपल पेंडुलम से आप रीडिंग ले रहे हो बढ़िया से कि 1 2 3 ऐसे करके रीडिंग, अब किसी ने बहुत जोर से खिड़की खोली तो हवा आई तो वो थोड़ा और ज्यादा वाइब्रेट हो गया, राइट। अनसर्टेन था, हमें पता नहीं कि खिड़की क्यों खुली या फिर कितनी जोर से वाइब्रेट हुआ ये हमें पता नहीं चला, तो इससे कहते हैं रैंडम एरर। इसीलिए रैंडम एरर को इजीली हम रिमूव नहीं कर सकते, राइट, या फिर कंप्लीटली रिमूव कभी नहीं कर सकते रैंडम एरर्स को, राइट। तो सिंपल समझ में आ गया कि एरर्स क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है। सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज हमने यूज किया है तो उसमें लीस्ट काउंट हमें चेक करना होता है। फाइन, जीरो एरर चेक करना होता है, राइट, वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग आपस में अगर दोनों जीरो मैच हो रही है कि नहीं, राइट, ये हमें चेक करना होता है। अगर नहीं मैच हो रही है, आगे जा रही है तो हमें घटाना है, पीछे जा रही है तो हमें ऐड करना है उतना, राइट। तो ये सिंपल सिस्टमेटिक एरर है जो कि कांस्टेंट होगी हर मेजरमेंट पे, राइट, लेकिन रैंडम एरर नहीं होगी कांस्टेंट। एक्सप्रेशंस ऑफ एरर, राइट, एरर एनालिसिस का दूसरा पार्ट।
जिसमें आता है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो पहला स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट एरर से। क्या होती है एब्सोल्यूट एरर? द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअली मेजर्ड वैल्यू। तो वो क्या होगी? एब्सोल्यूट एरर मींस ट्रू वैल्यू और हर एक इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू में जो एरर्स होंगे, जो डिफरेंस होगा, वही है एरर। इसी को कहते हैं हम एब्सोल्यूट एरर, राइट। और उस एब्सोल्यूट एरर को कैसे लिखते हैं? बाय डेल्टा ए, राइट। ट्रू वैल्यू क्या लिया जाता है कि ट्रू वैल्यू से जिससे हम सबट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम मान रहे हैं कि ये ट्रू वैल्यू है, वो है एक्चुअली सारे वैल्यूज का मीन, राइट। मीन कैसे निकालते? सिंपल मीन यानी कि एवरेज कैसे निकालेंगे? लिखते हैं इसको ए एम इक्वल्स टू आपने जितने मेजरमेंट किए डिवाइडेड बाय जितने टाइम्स मेजरमेंट किए। जो वैल्यूज आए A1, पहला में आया आपका वैल्यू आया A1, दूसरे में A2 आया, ऐसे एंड सो ऑन। nth टाइम में यू आर गेटिंग द वैल्यू एज AN, ठीक है। दूसरे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम, जितना भी आपने मेजर किया, n टाइम्स मेजर किया तो डिवाइडेड बाय n, ये होता है मीन। फाइन। अभी हर एक वैल्यू में कुछ कुछ एरर है, राइट। A1 में कुछ एरर होगा, A2 में कुछ एरर होगा, AN में कुछ एरर होगा, उसको लिखते हैं। तो A1 में क्या एरर होगा? एरर को कैसे दिखा लेंगे एब्सोल्यूट एरर को? डेल्टा A1 से। तो डेल्टा A1 यानी कि A1 में जो एरर है वो कैसे हम निकालेंगे? तो मीन वैल्यू से, जो कि ट्रू वैल्यू है, उससे हम सबट्रैक्ट कर देंगे, सिंपल। वैसे डेल्टा 2 में जो एरर होगा उससे हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू से, डेल्टा A2 में जो एरर होगा उसको ट्रू वैल्यू से सबट्रैक्ट करते जाएंगे, ऐसे एंड सो ऑन। इफ वी गो ऑन वी विल गेट, राइट। सिंपल थिंग है, कुछ नहीं किया, जस्ट हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को सबट्रैक्ट करते या ट्रू वैल्यू से, तो हमें एक एक इंडिविजुअल रीडिंग में क्या क्या एरर है वो मिल गया। तो इतने सारे एरर्स मिले, तो इसमें से इसका भी मीन निकाल देते, जिसे हम कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेल्टा ए एम मीन्स हर एक इंडिविजुअल के एरर्स का मीन निकाल रहे हैं। वो क्या होगी? एरर्स मैग्नीट्यूड लिखना है, डेल्टा A1 प्लस एरर इन डेल्टा A2 and so on, error in डेल्टा भूलना मत, AN डिवाइडेड बाय N। ये हो गया हमारा क्या? इसे लिखते हम मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइन। तो एरर हमने निकाल लिया कि इस एक्सपेरिमेंट में इतना एरर आ सकता है। फाइनल रिजल्ट क्या होता है? तो फाइनल रिजल्ट में हम इसमें से जो एरर आया उसको ऐड या सबट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे कि फाइनल रिजल्ट सपोज A है, तो हम इस वैल्यू को A प्लस माइनस डेल्टा A मीन, राइट, मीन वैल्यू से। सो ये हमारा आ जाएगा फाइनल रिजल्ट आफ्टर एरर्स को निकालने के बाद। कमिंग टू द सेकेंड, दैट इज रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, राइट। दिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसमें कभी कभी दिया रहता है कि आप रिलेटिव एरर भी निकालो, एब्सोल्यूट भी निकालो, परसेंटेज भी निकालो, फिर मुझे फाइनल आंसर बताओ इन परसेंटेज एरर की कितना परसेंट एरर था इस मेजरमेंट में। सिंपली धीरे धीरे सारे सॉल्व करेंगे, राइट। पहला तो आ जाता है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। ये क्या है? रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड, राइट। मतलब इससे हमें समझ में आ रहा है कि कुछ रेशियो है। किसके बीच का रेशियो? ना तो मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी के बीच का रेशियो है, उसका रेशियो है, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं, अभी देखो रिलेटिव एरर में हमें मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए, तो अगर रिलेटिव एरर पूछा तो हमें पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, फिर हमें जाना पड़ेगा कहां?
रिलेटिव एरर की तरफ। तो रिलेटिव एरर को क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा ए मीन, यही मीन एब्सोल्यूट एरर था, टू द मीन वैल्यू, यानी कि मीन वैल्यू, ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर, राइट। ऐसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज एरर मतलब क्या है, परसेंटेज एरर व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट इज कॉल्ड द परसेंटेज एरर। सिंपली जितना मार्क्स आया उसको परसेंटेज में एक्सप्रेस कर दिया तो इतनी परसेंट मार्क्स आई, तो वैसे ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसे डिनोट करते हैं डेल्टा ए से, राइट। ये भी एक टाइप का डेल्टा ही है भाई। इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किए जाते हैं, राइट। सिंपली मैं डेल्टा ए लिख रहा हूं, तो डेल्टा ए क्या होती है, इसका परसेंटेज, यानी कि मैं लिख दिया हूं डेल्टा ए मीन और डेल्टा ए बाय दिस वुड बी ए मीन, यहां पे एम यानी कि मीन है, राइट, इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज एरर, राइट। तो अगर आपको परसेंटेज एरर निकालना है तो आपको कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, आपको शुरुआत करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट एरर से, बिकॉज एब्सोल्यूट एरर से निकालोगे तभी आपको मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को पुट करोगे तो रिलेटिव एरर आएगा, रिलेटिव एरर को परसेंटेज में जब हम एक्सप्रेस करेंगे तब जाके आपको परसेंटेज एरर आएगा। तो अगर परसेंटेज एरर पूछा है तो तीनों एरर्स निकालने पड़ेंगे, राइट। तो बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाते कि सर कैसे करेंगे, डायरेक्टली परसेंटेज एरर कैसे आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एब्सोल्यूट एरर से स्टार्ट करनी है, बस उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही करते जाना है और आपको आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें दो टाइप के हैं कि कॉम्बिनेशन, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ा था वैसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की सम और डिफरेंस में अगर एरर होगा तो कैसे लिखेंगे। सो व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड, when two quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result, error in sum or difference में क्या है, absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities। जैसे कि एक क्वांटिटी है z equals to a plus b, तो z में जो एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, सम और डिफरेंस होगा किसका, न तो a और b के एरर्स का, a और b के एब्सोल्यूट एरर्स का। उसको कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ये हो गई एब्सोल्यूट एरर में। नाउ एरर्स इन प्रोडक्ट्स एंड डिविजन्स, राइट, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में एरर्स का, राइट। सो व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, उसमें जो रिलेटिव एरर होगी वो क्या होगी, इन द रिजल्ट में जो रिलेटिव एरर होगी इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स ऑफ द मल्टीप्लायर्स, राइट। जैसे कि z है एक क्वांटिटी, इसमें जो एरर होगी वो क्या होगी, रिलेटिव एरर किसकी होगी, a की रिलेटिव एरर और b की रिलेटिव एरर का सम होगा। तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं डेल्टा z बाई z, डेल्टा z बाई z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, ये है a में रिलेटिव एरर, इसका सम प्लस डेल्टा b बाई b, ये है भैया b में रिलेटिव एरर। तो दोनों a और b के रिलेटिव एरर को हम जोड़ देंगे तो हमें z में कितना रिलेटिव एरर है वो मिल जाएगा, राइट। बहुत ही सिंपल था कि कैसे एरर्स ऑफ सम और डिफरेंस है, एरर्स इन प्रोडक्ट्स और डिवीजन में कैसा है। तीसरा क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है कि अगर एरर्स इन क्वांटिटी रेस टू सम पावर्स, राइट, अगर पावर्स में रेस किया हुआ क्वांटिटी है और उसमें एरर है तो कैसे दिखाएंगे। तो द रिलेटिव एरर, ऑब्वियसली इसमें भी रिलेटिव होगा, रिलेटिव एरर इन ए फिजिकल क्वांटिटी रेस टू द पावर k इज द k टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, राइट। टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है डेफिनेशन, इतना भी ट्विस्टर है नहीं, मैं बताता हूं। सिंपल एक एग्जांपल लिया, सपोज z इक्वल्स टू a टू दी पावर है p, b टू दी पावर है q,
डिवाइडेड बाय c टू द पावर है r। ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी z, जो कि a b c पे ऐसे डिपेंडेंट है। इसका रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? तो फट से लिखेंगे डेल्टा z बाई z, ये है रिलेटिव एरर। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस तो देना होता है, पता है हमें, क्योंकि एरर्स को या तो घटाना पड़ता है ट्रू वैल्यू से या फिर ऐड करना पड़ता है ट्रू वैल्यू में टू गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। फाइन, तो क्या करना है, ये रूल क्या बोलता है, इसमें क्या होता है कि जो एरर्स होंगी तो ये पावर को लाना है सामने k टाइम्स, यानी कि यहां पे पावर क्या है p, तो p टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a। तो मैंने लिख दिया डेल्टा a बाई a, हो गया। इसको डालते ब्रैकेट में। b का क्या हो जाएगा? q टाइम्स डेल्टा b बाई b, q टाइम्स द एरर, क्योंकि इस पे पावर क्या है q टाइम्स द रिलेटिव एरर ऑफ b, प्लस ऐसा नहीं है कि डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, हर एरर प्लस ही होता है, ऐड ही होता है, तो इसलिए लिखेंगे r इंटू डेल्टा c बाई c। ये हमारा आ गया क्या? रिलेटिव एरर इन z, राइट। अगर पावर्स में है तो इसे ऐसे लिख सकते, राइट। इसका डेरिवेशन आपने क्लास 11th में किया है। हमें कैसे पता चलेगा? हमें दोनों तरफ लॉग लेनी है, फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर उसमें से जो एरर्स रिलेटिव एरर निकालनी है। तो ये सिंपल है, आपको पता है, लेकिन नीट में ऑब्वियसली डेरिवेशन तो पूछे नहीं जाते। तो इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल हैं जो कि हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे, राइट। डायमेंशनल एनालिसिस पे बहुत सारे सवाल है, मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो इससे रिलेट कर करके हम सॉल्व करेंगे। फिजिक्स बहुत ही आसान होने वाला है, सारे टेंशन मेरे पे छोड़ दो, राइट। ऐसे फिजिक्स हम पढ़ेंगे कि आप कुछ देर बाद खुद ही बोलेंगे कभी कभी लगता है अपन ही न्यूटन है। ओके, तो यहाँ हमने एरर एनालिसिस खत्म किया। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने कवर किया यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आगे भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट, ओनली एट लर्नो हब। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।